एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि बेसिक तो आते ही नहीं हमें, तो थोड़ा सा बेसिक है ना। बेसिक क्या पढ़ा था तुमने, छोटी क्लासेस वाला बेसिक, कि जैसे सपोज करो एक प्लांट है, ठीक है। अब ये चैप्टर समझना है प्लांट बनके, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे ये प्लांट है, प्लांट या हमें तो बस काम बनेगा इससे कि इस पे अगर मैं एक फूल लगा दूं, ये फूल है, और एक लीफ लगा दूं, तो मेरा काम बन जाएगा जो मुझे समझाना है। ठीक है, इस फूल का नाम रख लेते हैं लक्ष्मी, है ना, इस फूल का नाम रख दिया। अब इस फूल को क्या चाहिए, मतलब ये प्लांट है, इस प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं प्लांट के? हाँ, सबसे पहला वाटर, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नहीं चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। ठीक है, ये चाहिए। सॉइल तो रूट्स में है ही ना, मतलब जो हमें बाहर से देना है वो है, प्लांट को चाहिए ही चाहिए। अब देखो इस प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में और क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? जैसे तुम्हें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, है ना। तुम्हें क्या खाना चाहिए, कोई किसी को मोमोज चाहिए, किसी को पिज्जा चाहिए, किसी को नूडल्स चाहिए, सारा कचरा चाहिए। प्लांट्स बड़े समझदार होते हैं, वो कचरा नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, उनके लिए जो तुम्हारे लिए मोमोज पिज्जा बर्गर है, उनके लिए क्या है, 50 मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं बोलेंगे, मिनरल्स। मिनरल्स में भी कौन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, वॉटेवर। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम्हारे लिए मोमोज पिज्जा, ऐसे इनके लिए सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सॉइल में आएगा सोडियम, फास्फोरस होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चाहिए मुझे, चाहिए, बहुत सारा चाहिए। ठीक है, ऐसे प्लांट वेलकम करता है इनका, ये चाहिए। फिर इसमें CO2 और सनलाइट की हेल्प से क्या प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो सबको आता होगा ना, क्लास 6 के बच्चे को भी पता है। फोटोसिंथेसिस में ये क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए फूड कौन बनाता है, मम्मी, किचन बना देती है बिना मम्मी की जाए, वाओ। तो इस प्लांट की मम्मी कौन है, ये लीफ। ठीक है, ये लक्ष्मी की मम्मी कौन है, ये लीफ है। ठीक है, लीफ क्या बनाएगी, खाना बनाएगी, किस फॉर्म में बनाएगी, प्रिपेयर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज के फॉर्म में बनाती है जब खाना बनता है, ये भी हमने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा। और वो जो खाना बन गया, अब जैसे हमारे घर में मम्मी ने बनाया अच्छा अच्छा खाना, और वो खाना बच गया, मतलब हमने खा भी लिया, सबने खा लिया और वो बच गया, तो हम क्या करते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में भरते हैं और फ्रिज में डंप कर देते हैं। इसके पास तो बेचारे के पास फ्रिज नहीं है ना, ये क्या करेगा, वेरी नाइस, इससे अच्छा जवाब मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। ये क्या करता है, इसके पास बेचारे के पास फ्रिज नहीं है, ये उस खाने को कहाँ रखे, इतनी मेहनत करी है इसने उस खाने को बनाने के लिए, तो फेंक भी नहीं सकता। तो ये क्या करता है, इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च के फॉर्म में खाने को स्टोर कर देता है। ये हमारा प्रीवियस बेसिक्स है, ठीक है, जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं। तो इससे खाना भी बना लिया, स्टोर भी कर लिया। अच्छा, ये ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए इसे, बताओ, तुमने ही बताया, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे में रेस्पिरेशन होता है, इसमें भी रेस्पिरेशन होगा, और ये रेस्पिरेशन में क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ेगा। पर क्योंकि प्लांट को CO2 भी चाहिए, तो जो CO2 निकलता है रेस्पिरेशन में, वो यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। तो अगर हम बाहर डिटेक्ट करें कि CO2 रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है, तो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि वो सारी CO2 फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज हो जाती है। एक मिथ, रात को प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि CO2 आएगी। अरे CO2 तो वो दिन में भी दे रहा है, रात को क्यों पता चलती है, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज होता है। अभी आएगा 10th में एक चैप्टर फोटोसिंथेसिस, हम वहां पढ़ेंगे। लाइट फेज में क्या करा उसने, CO2 यूज कर लिया, फिर रात को भी चलता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का वो स्टेप नहीं चलता जिसमें वो CO2 को पैक करके ग्लूकोज बनाता है, ऐसा वाला प्रोसेस नहीं होता। तो वो क्या करता है, CO2 को छोड़ देता है, तो हमें इसलिए रात को पता चलता है। दो दिन में भी रहा है, पर दिन में वो साइमल्टेनियसली उसे यूज कर रहा है, रात को वो सिर्फ छोड़ रहा है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 होता है, दैट इज नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन, वो हमारा रात को
उसमें हमें CO2 नहीं जरूरत पड़ता, तो जो भी CO2 रिलीज हो रही है वो बाहर ही रिलीज हो रही है, इतना समझे। अब और क्या चाहिए, एक और चीज चाहिए प्लांट को, वाटर। वाटर कौन लेता है प्लांट के लिए, रूट्स। अब देखो रूट्स कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है कि रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर रही है, कहां से, मिट्टी में से, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है। और कितना इंपॉर्टेंट काम होगा कि ना तो हमने इस पे CO2 पे चैप्टर बनाया, ना हमने O2 पे चैप्टर बनाया, ना हमने सनलाइट पे चैप्टर बनाया, ना हमने मिनरल्स एब्जॉर्प्शन पे चैप्टर बनाया, हमने किस पे चैप्टर बनाया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन पे चैप्टर बना दिया। क्या कारण होगा कि ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट होगा, व्हाट्स द रीजन। नहीं, एब्जॉर्ब तो मिनरल भी हो रहा है ना, एब्जॉर्ब तो वो सनलाइट भी हो रहा है ना। देन व्हाई एन ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स की एक पूरा चैप्टर आ गया क्लास 10th में, वो भी क्लास 10th में, बोर्ड देना है हमें, बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि क्योंकि जो रूट्स काम कर रही हैं, पानी एब्जॉर्ब कर रही है, किसके अगेंस्ट कर रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, ग्रेविटी के अगेंस्ट। और ये मेरा प्लांट तो इतना छोटू सा है, तुम वो सोचो लंबे लंबे यूकेलिप्टस कितना लंबा होता है, एक आता है रेडवुड ट्री, गूगल करना घर जाके, रेडवुड ट्री कितना बड़ा होता है। सोचो नीचे से और कहां तक ले जा रही है उसे पानी को, सोच के देखो कि कितना मुश्किल रहा होगा। तुम इतना भी पानी अगर चढ़ाओगे ना ऊपर जमीन से नीचे, कैसे भी पाइप के फॉर्म में, और जरा वो टूटा लिंक, पानी एकदम धपाक नीचे आ जाता है। सोचो 30-30 फुट के, 100-100 फुट के प्लांट में कैसे जाता होगा। इसलिए इस पे चैप्टर बना है ना, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, समझ में आया। मैंने कहा था प्लांट बन जाना पहले, फिर पढ़ना इस चैप्टर को तो और मजा आएगा। वाटर चाहिए, ठीक है। अब अरे मेरी तो लक्ष्मी चली गई, चलो हटा दो। वाटर जो चाहिए वो कौन ले रहा है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। ध्यान से सुनना, तुम्हें चैप्टर 80% नहीं याद हो जाएगा। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, तो रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि रूट में ऐसा क्या है कि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत आता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव थिन सेल वॉल। जो उसकी सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी, क्योंकि प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल भी होगी, विच इज मेड अप ऑफ, शॉर्ट टाइप पड़ गया ना, ठीक हो जाओगे, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और फिर अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। हमने क्या होता है, हमने डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है स्पेशली परमिएबल, सेमी तो नहीं बोलेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल बोलेंगे, नॉट सेमी परमिएबल। बुक में लिखा होता है सेमी, बट दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये थिन सेल वॉल होती है, वो इतनी थिन होती है कि एकदम से पानी आया और उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, भगवान ने उसको बनाया ही ऐसा है, ठीक है। तो ये थिन सेल वॉल। दूसरा क्या है, लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा फैक्टर है लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया क्या है, देखो एक रूट होती है ऐसी, पता है, ये भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। ये कौन सी रूट है, इस टाइप को बोलते हैं फाइब्रस रूट। एक तुम डायग्राम्स में कैसी रूट देखोगे, यहां से बना लेते हैं, एक ऐसी वाली देखी होगी तुमने, कई तुम्हें डायग्राम में ना ऐसी ऐसी दिखेगी। ये वाली कौन सी होती है, टैप रूट होती है, ठीक है। ये दो टाइप की दिखेंगी डायग्राम में, दोनों रिवाइज करा दी, फाइब्रस रूट होती है। इस रूट के ऊपर क्या होता है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। ये रूट हेयर बोलते हैं इन्हें। ये रूट हेयर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। एक बड़ा सा वो है, फन फैक्ट समझ लो या अमेजिंग फैक्ट समझ लो। एक साइंटिस्ट थे एच डिमेट्री, ठीक है। उसने क्या बोला था, उसने उसका लिया राई का पौधा। राई होता है इतना छोटा सा पौधा होता है, इतना छोटा सा, गमले में लगाते हैं कई लोग हर्ब्स के फॉर्म में, जैसे तुलसा, और वो क्या लगाते हैं, मिंट लगाते हैं घर में, और वो लगाते हैं कि थाइन, क्या कहते हैं हिंदी में, अजवाइन। अजवाइन और रोजमेरी और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, कई लोग लगाते हैं गमले में, वो सभी हर्ब्स डालते हैं खाने में, फ्रेशली वाली, ठीक है। तो ऐसे ही एक राई होती है, किसमें डलती है, खाने में, सांभर वगैरह में डलती है। गोल गोल दाने होते हैं काले काले, छोटे छोटे पौधे होते हैं, कितने छोटे छोटे। और जो उसकी रूट्स होती है ना, वो कितनी होंगी, इतनी दिखती है, अगर हम उखाड़ ले उसे तो इतनी सी दिखती है। अगर हम उसके रूट हेयर को एग्रीगेट करें, इकट्ठा कर ले, तो पता है कितने बन जाते हैं, 600 किलोमीटर लंबे।
और अगर उसे पूरी फैला ले, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ के, तो पता है कितनी लंबी रोड बन जाएगी? 10,000 किलोमीटर लंबी। इमेजिन कर सकते हो? वो जो दिखते हैं छोटे 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 बाल, सिर्फ हमने उसको जोड़ा तो 10,000 किलोमीटर लंबा बिछ जाएगा वो। तो सोचो, ये जो रूट हेयर है दिखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन ये कितना सॉइल के अंदर अंदर तक घुस जाते होंगे, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए? पानी चाहिए, इसलिए जाते हैं ये अंदर तक कि इन्हें हर तरफ से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सके। समझ में आया? ये रूट हेयर की कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? इम्परमिएबल। हाँ, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी सेल सैप कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन रूट हेयर। ये है तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। अब सेल सैप क्या होता है? व्हाट इज सेल सैप? लिक्विड होता है। होता क्या है? जो पानी होता है, पानी के अंदर जब मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसको सेल सैप कहते हैं। ठीक है, वो सेल सैप कॉन्सेंट्रेशन रूट हेयर में ज्यादा होती है। अब ये तो हो गई तीन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसको तीसरी कैरेक्टरिस्टिक को समझ के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो हमने एक बीकर लिया और उसमें एक सेल डाल दिया, ये रेजिन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया है। अब क्या हुआ? रेजिन कैसा है? रेजिन ऐसा नहीं होगा, रेजिन पिच का हुआ सा होगा, ऐसा। ठीक है, ये डाला मैंने रेजिन और ये डाला मैंने पानी, पानी में डिप कर दिया। अब रेजिन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें क्या है? पानी कम है, सूखा हुआ है, किशमिश सूखी हुई होती है। रेजिन में पानी कम है और यहाँ कहाँ है? बीकर में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो एक प्रोसेस होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होती है तो वो ज्यादा से कम की तरफ जाता है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये रेजिन 2-1 घंटे बाद कैसा दिखने लग जाएगा? ये ऐसा दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पानी ऐसे अंदर चला गया। किस चीज की वजह से गया पानी? पानी की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। और एक और चीज मैंने किया ये रेजिन में, रेजिन में क्या है बाहर? परमिएबल, वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तुम सेमी बोल लो, चलो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लिविंग होनी चाहिए वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? ये प्रोसेस कहलाया ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस यहाँ पर भी एक ही हो आएगा। देखो नाम से याद करना है, एंडो आया है वर्ड एंटर से और एक्सो आया है वर्ड एग्जिट से। तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर जा रहा है पानी तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंडोऑस्मोसिस। अगर कोई सब्सटेंस पानी लूज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सोऑस्मोसिस। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर तुम्हें इसमें टेक्निकल टर्म आता है तो तुम्हें ऑस्मोसिस ब्रैकेट में कौन से वाला है वो मेंशन करना है, क्योंकि ये नहीं पता भाई वो बोर्ड का टीचर क्या चाह रहा है तुमसे। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है? यहाँ पानी अंदर जा रहा है। आरव बता, यू टेल मी कौन सा प्रोसेस हो रहा है? हाँ, वहां देखने की जरूरत पड़ रही है ना? सुना नहीं ना? बिल्कुल गांव वाली भाषा में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है कि एंडो का मतलब एंटर है, तो भी हम देख रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। जाएंगे नहीं हमारे लक्षण कभी जिंदगी में, है ना? हम चीटिंग करते थे, हम चीटिंग करते हैं और हम चीटिंग करते रहेंगे। ऐसे ही आए थे और ऐसे ही मर जाएंगे हम चीटिंग करते करते। कभी हम दिमाग में नहीं बिठाएंगे कि चीजों को हम याद कर ले। समझ में आया? ये वाला एंडोऑस्मोसिस। अब देखो रूट हेयर में क्या हुआ? रूट हेयर में क्या होता है? रूट हेयर में क्या होता है कि ये रूट है, ये रूट है। ठीक है, यहां पर क्या है? रूट हेयर के अंदर ये तो सॉइल है, ये सारी नीचे सॉइल है और इसमें पानी बना देते हैं सॉइल में, ये पानी है। ठीक है, ये सारा वाटर मॉलिक्यूल है, रूट हेयर में ही है, रूट हेयर में ये है। अब देखो कहाँ कॉन्सेंट्रेशन पानी की ज्यादा है? बाहर ज्यादा है, रूट हेयर में कम है।
और रूट की जो वो है सेल वॉल वो कैसी हो गई, सेमी परमिएबल। तो बन गया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, रूट हेयर में जो सेल सैप है, सेल सैप मतलब पानी, पानी में कुछ डिजॉल्व मिनरल्स, ऐसा तो यानी कि खाली होगी। शुरू में हम डाल देते हैं, जब भी हम पौधा लगाते हैं, हमारे घर में माली अंकल आते होंगे, वो लगाते होंगे तो वो कुछ डाल देते हैं, मतलब खाद डालते हैं, वॉट कुछ ना कुछ मिला के डालते हैं। ठीक है, नेचुरल वाली भी डाल सकते हैं या फिर बाजार वाले वो डीआईपी करके आता है या एनपीके ही आता है, कुछ भी मतलब ऐसा डालते होंगे, वो डालते हैं शुरू में जब प्लांट केपेबल नहीं होता खुद से लेने की। जैसे ही उसके रूट आते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ है, थोड़ा बहुत है पहले से। अब यहाँ पर क्या है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन पानी की ज्यादा है और उसका सेल सैप बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो क्या करेगा, कौन सा प्रोसेस होगा आदिति, एंडो ऑस्मोसिस होगा। ये पानी यहां आ जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, ये पानी यहां आ जाएगा। अब ये पानी क्या हुआ, ऊपर चढ़ेगा, पर ऊपर चढ़ेगा कैसे, रूट की कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने ये बताई कि अभी वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर चढ़ेगा कैसे। ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, चढ़ेगा कैसे भाई, देखो एक बलून लो, बलून को हमने भर दिया, फुला दिया अच्छे से। अगर तुम उसके जितना साइज बढ़ गया मैक्सिमम, उसके बाद और एयर भरोगे तो क्या होगा, फट जाएगा। क्यों फटेगा, क्योंकि वो एयर उसकी वॉल्स पे प्रेशर डालेगी। अब जैसे ये रूट्स में पानी गया, ठीक है, अब सपोज करो पानी जा रहा है, साथ में बारिश भी हो गई, बहुत सारा आ गया, इजी कर रही हूँ, मतलब नॉर्मल भी पानी हम दिए जा रहे हैं तो उसको बहुत सारा पानी मिल रहा है। वो बहुत सारा पानी को समझाने के लिए मेरा वो है कि बारिश आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी हो गया, इसके तो मजे आ गए, पार्टी हो गई। ठीक है, ये ले रहा है पानी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत सारे पानी आ गए। अब ये पानी से यहाँ भर गया, मतलब पानी तो हमने ब्लू से दिखाना था यार, ये पानी यहाँ 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 सारे सेल में घुसता जा रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। अब ये पानी क्या करेगा, प्रेशर डालेगा ना वॉल्स पे, तो वो क्या होगा, रूट प्रेशर। जो प्रेशर ये पानी एक्सर्ट करेगा वॉल ऑफ द रूट्स पे, उसे क्या कहेंगे, रूट प्रेशर। ठीक है, अब ये रूट प्रेशर, बाहर तो बहुत सारा पानी है, वो डाल रहा है अंदर प्रेशर कि भैया तुम पानी अंदर जाओ। अब रूट ने भी पूरा भर लिया, तो अब पानी जाएगा कहाँ, वो कह रही है रूट में तो फट जाऊंगी यार और पानी नहीं आ सकता, तो कहाँ फेंकेगा वो पानी को, वो पानी को ऊपर फेंकेगा। ऑब्वियसली बाहर जा नहीं सकता क्योंकि बाहर पानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो बाहर वाला तो लेगा नहीं ना, मेरे पास तो ये सामान पहले से ही बहुत सारा है भाई, मुझे और नहीं चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है भैया तुमने डील करी थी कि तुम्हें पानी चाहिए, इसलिए मैं लाया हूँ सॉइल ने पानी, अब तुम मुझे वापस लौटा रहे हो, तो भाई ये तो कोई कायदा नहीं है। वो क्या करेगा, नहीं जी तुम्हें ही रखना पड़ेगा, बाहर दे नहीं सकता। यहाँ इसके बाद भर भर के हो गया, तो क्या करेगा, ऊपर भेजेगा। किस वजह से, ये जो रूट प्रेशर प्रेशर मार रहा है, ये ऊपर भेजेगा। अब ऊपर कौन है, ऊपर कौन है, लीव क्या करेंगी, लीव कुछ सोच समझ के आंसर किया करो यार। ऊपर है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं प्लांट तो ये, और इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा नाइन्थ की तरफ सोच लो ना, इसके अंदर क्या है, एक बड़ा सा स्ट्रॉ है, ये बड़ा सा स्ट्रॉ है, इसका नाम क्या है, जाइलम। ये जाइलम है, बड़ा सा स्ट्रॉ। जाइलम के अंदर बहुत सारे होते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम प्रकीट, जाइलम वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये चार होते हैं। पर जाइलम क्या है, जब छोटा होता है, यंग होता है, तो वो जिंदा होता है, लिविंग, और फिर जब वो मर जाता है तो वो क्या करता है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का, मतलब पहुंचा रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है और स्ट्रेंथ देता है। तो ये बड़ा सा हो गया, हम कह रहे हैं बूढ़ा जाइलम हो गया, बड़ा प्लांट हो रहा है। तो अब ये पानी क्या ले जाएगा, जो भी रूट प्रेशर से पानी आ रहा है वो लेके कौन जा रहा है, जाइलम। ऐसे पानी ऊपर जाता है, समझे, ऐसे जाता है पानी। इतना समझ में आया। तो अब मुझे ये बताओ कि रूट की तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बिना बुक में देखे। बंद कर दो बुक, तुम्हें बुक की क्या जरूरत है, मैं समझा तो रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट वन आन्या, तो दूसरा बोल दो यार। हाँ ईशान, सेल सैप, रूट सेल सैप हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन देन सॉइल, जो भी है मतलब। और तीसरा, लार्ज सरफेस एरिया, जितना ज्यादा होगा लार्ज सरफेस एरिया, उतना ज्यादा पानी उसे एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी। यार अभी तो 3 पॉइंट है, वो नहीं याद रख पा रहे। ठीक है, चलो हमने रूट हेयर पढ़ लिया। अब रूट हेयर को ना थोड़ा सा वो करते हैं,
और समझते हैं। जैसे हमारी रूट थी ऐसे, मैंने रूट ही बना दिया, ठीक है, मैंने इसका एक सेल लिया, उसे जूम कर दिया, तो वो सेल मुझे कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। ये डायग्राम बहुत आता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। थोड़ा गंदा सा बना दिया, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। ये ठीक है, इसके नीचे एक और सेल बनाते हैं और इसमें बना देते हैं छोटा सा, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये रूट हेयर है, इसके अंदर होगा, एक तो होगी ये, बाहर तो होगी सेल वॉल, अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन। ये बना दी मैंने सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर अंदर क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। फिर इसमें एक चीज होती है, ये क्या बनाया, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल का काम क्या होता है, क्या होता है वैक्यूल का काम, क्लास 9 चैप्टर 1 सेल, कौन बताएगा, देवशी गुप्ता। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, स्टोरेज किसका, स्टार्च का और शुगर्स का, ठीक है। देखो कितने अच्छे बच्चे, एकदम बताया उन्होंने, और तुम लोग कितने गंदे बच्चे हो, तुमने बताया नहीं, है ना। तो नाम भूल गए क्या नाम है, बचपन में रटाया था घर वालों ने या रोज रटाते हैं, याद है ना, तो ये भी याद होना चाहिए, जब तक कि सेलेक्ट ना हो जाओ कहीं तब तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया वैक्यूल। वैक्यूल की जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, वो तो सोचना भी मत मैम कि हम लोग बता पाएंगे, है ना। हाँ भाई केशव, मान्या, प्रखर, कोई तो बता दो वैक्यूल की कवरिंग को क्या कहते हैं। सब फेल हो गए, टेस्ट में भी पूछा था, क्या कहते हैं इसकी जो बाहर मेम्ब्रेन होती है, देवेशी तो बच गई है ना, एक आंसर करके बच गई, ये होती है टोनोप्लास्ट, याद रखना नहीं तो अगली बार टोनोप्लास्ट होती है, ठीक है। क्यों बताया, अभी मैं एक प्रोसेस मुझे एक्सप्लेन करना है, तब मैं जरूरत पड़ेगी इसकी। टोनोप्लास्ट होती है, और जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल इतना बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट के पास मैंने बताया कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है, वो रखेगा कैसे, सामान रख नहीं सकता ना, जो बना उसे स्टोर करना ही करना है, तो वो यही स्टोर करेगा। तो न्यूक्लियस को उसने बिल्कुल साइड के मार के देखो, छोटा सा न्यूक्लियस आ गया, ऐसे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये तुम्हारा रूट हेयर है और ये अभी यंग है, ये थोड़ा ग्रो हो रहा है और फिर एक टाइम पे ये भी बड़ा हो जाएगा। तो समझ में आया, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये फुली ग्रोन रूट हेयर है, इसको कर दोगे, ये फुली ग्रोन रूट हेयर, और ये क्या है, ये वैक्यूल है, ये छोटा सा न्यूक्लियस है, ये बाहर सेल वॉल है, ये इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये अंदर ग्रीन वाली सेल मेम्ब्रेन है, ये डॉटेड वाला पार्ट साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सब समझ में आया, जितने वो हैं, न्यूक्लियस भी बना दिया, साइटोप्लाज्म सब कुछ हो गया। तो ये है रूट हेयर का स्ट्रक्चर, जो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया कि रूट हेयर की खुद की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका थिन सेल वॉल होती है, दूसरा लार्ज सरफेस एरिया होता है, तीसरा सेल से कॉन्सेंट्रेशन फर्क होता है, सॉइल से ज्यादा ही होता है उसका, इसलिए वो पानी अंदर लेता है। फिर क्या ऐसे फिनोमिना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, एब्जॉर्प्शन क्या, अच्छा इससे पहले ना एक चीज समझो, एक चीज समझो, क्या चीज, मैंने तुम्हें बताया ऑस्मोसिस। अब मैं इमेजिन करो मेरे हाथ में एक बॉटल ये है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, एक बॉटल ये है, इसमें यहाँ तक है, और मैंने क्या करा, इसको जोड़ दिया, पाइप लगा दिया एक बीच में, ठीक है, पाइप लगा दिया। अब बताओ ये ज्यादा वाला पानी इसमें आ जाएगा, कम वाले में, बीच में से जोड़ दिया, तो इस फिनोमिना को मैं क्या कहूंगी, जल्दी 2 सेकंड के अंदर, ऑस्मोसिस। वैष्णवी क्या कहूंगी मैं, आन्या, अदिति, हाँ सबने एक दूसरे का सारे फेल, दिस इज नॉट ऑस्मोसिस। क्यों, क्या बताया मैंने ऑस्मोसिस में, सिर्फ एक ही पॉइंट याद रहा, अरे भाई इतने बड़े गधे क्यों हो तुम। देखो इसमें क्या बताया मैंने बताया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तुम लोगों ने फोकस किया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस किया, आएगा सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है लोअर टू हायर, बोला मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बोला नहीं बोला ना, मैंने तो क्या कहा, ये प्लास्टिक का बॉटल है। अभी तुम्हें क्या एक्सप्लेन किया था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए ऑस्मोसिस, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए।
इस प्लास्टिक बॉटल लिविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं ना, तो फिर नहीं वाटर ट्रांसफर होगा यार, कैसी बात कर दी, पानी लगा के देखो यार, फिजिक्स को तुम झूठ बोल रहे हो, भाई तो फिजिक्स से छोटा ही होगा पानी तो, लेकिन वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगा डिफ्यूजन। ठीक है, हम गए घूमने सिंगापुर, वहां से लाए सुंदर अच्छे अच्छे परफ्यूम, लगाया हमने कमरे में, सबने बोला परफ्यूम लगाया, लगाई हमने सेमी परमिएबल में, नहीं फिर भी स्मेल आई, क्यों, क्या हुआ वहां, डिफ्यूजन। जो लड़कियां वो करती है नेल आर्ट, वो लगाती है नेल पॉलिश रिमूवर, आती है ना एकदम स्मेल आती है, क्या हो रहा है वहां, डिफ्यूजन। मम्मी ने बनाया, बारिश हो रही थी, राजमा चावल गरम गरम, आई स्मेल, अच्छा अच्छा खाना बनाया, हम खाने जाएंगे, स्मेल सुन के गए, हुआ क्या, डिफ्यूजन। तो कैसे भूल गए, ठीक है। तो एक प्रोसेस पढ़ा हमने ऑस्मोसिस, याद रखना है इसका एमसीक्यू बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, सारे वर्ड्स पे फोकस करो, सिर्फ हायर टू लोअर ऑस्मोसिस गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी ने भी नहीं ध्यान दिया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, भूल गए भाई, हम भूल गए तो 0 मिल गया, लो प्रसाद। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक और अंतर है बड़ा इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में होता है, ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट मतलब लिक्विड्स में होता है, ओनली लिक्विड्स। दूसरा अंतर ये है, याद रखना। जो भी मैंने एग्जांपल दिए कुकिंग वाले, ये सब बचपन में पढ़ते आ रहे हो, मैटर एक चैप्टर बहुत घिसा है, उसमें डिफ्यूजन पढ़ते हैं हम, ठीक है, ऑस्मोसिस नहीं पढ़ते, ऑस्मोसिस 8th में ही पढ़ा हमने। तो ये हो गया तुम्हारा ऑस्मोसिस। अब हम बात कर रहे थे की फैक्टर्स, देखो तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा ऐसे ही प्यार प्यार से होता जा रहा है, बस ध्यान दो, ये बड़ा आसान सा चैप्टर है, थोड़ा टेक्निकल सा है, चीजों को समझोगे तो बहुत आसान है। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, इसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, या फैक्टर से भी ज्यादा अच्छा वर्ड है फिनोमिना, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स, कि भाई भगवान ने रूट्स को ऐसा बना दिया कि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके, पर बेचारी रूट्स अकेले नहीं कर पाती, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगती हैं। पहली ऑस्मोसिस, आ गया दिमाग में कैसे हुआ, दूसरा डिफ्यूजन, वो भी पढ़ लिया हमने, तीसरा इम्बिबिशन, चौथा क्या है, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये 5 फिनोमिना है, वही 5 फिनोमिना तुम्हारा चैप्टर है। देखो कितना आसान हो गया, 2 हम पढ़ भी चुके बताने से पहले। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और निपटाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि देखो ऐसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जैसे मैंने एक सेल लिया, ये बनाया मैंने, ठीक है, ये है, यहाँ है ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये यहाँ है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो मिनरल्स, मिनरल्स इससे बनाते हैं, ये मिनरल्स हैं, ये यहाँ मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स है, ठीक है। अभी मैं क्या कह रही हूं कि ये वाटर यहां से यहां जा रहा है, ईशान रीजन क्यों जा रहा है, क्या प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑस्मोसिस, क्यों हो रहा है ऑस्मोसिस, ये प्लांट सेल है तो मतलब ये सेल वॉल सेमी परमिएबल तो है ही, वो वाली चीज तो मैं पूछ नहीं, वो तो क्वेश्चन चला गया, बस मुझे ये जानना है हो क्या रहा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है इधर कम है, तो एंडोऑस्मोसिस होगा, ठीक है। अब ये रेड वाले जो मैंने बनाए ये हैं मिनरल्स, मिनरल्स बोले तो सोडियम पोटेशियम फॉस्फोरस वगैरह। अब ये यहाँ तो ऑलरेडी इतने सारे हैं, पर प्लांट ऐसा है ना, उसका इतना फेवरेट फूड है, जैसे तुमने मोमोज खाए पेट भर गया, अच्छा एक और खा ले, वही प्लांट के साथ हो रहा है, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, मतलब स्टोर करेगा वो,
तो लेकिन ये तो यहाँ कम है, यहाँ ये ज्यादा है, कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। प्लांट को खर्च करना पड़ेगा, वो एटीपी से क्या करेगा? इसको यहाँ पुश करा देगा कम से ज्यादा की तरफ। तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, वो चीज क्या कहलाएगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट ना 3 टाइप के होते हैं, तुम तीनों ही पढ़ो। एक होता है ट्रांसपोर्ट, मैं बोल रही हूं 3 टाइप का होता है। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नाम से ही है, बहुत आसान है, ऐसा मत सोचना इतना बड़ा सा भारी भरकम सा नाम ने पता नहीं क्या लिख दिया हमारे लिए। तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये जो वाटर वाला हुआ, दिस इज कॉल्ड पैसिव। जो रूल कहता है, जो नेचर कहता है, जो फ्लो के हिसाब से होता है कि हमने रूल पढ़ा ज्यादा से कम की तरफ अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हाँ भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट जो सही है, ठीक है। एक्टिव भी पढ़ लिया, फोर्स के साथ कराया। तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो तो 2 चांटे लगाए, याद करा दिया, पढ़ने लग गए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। मम्मी के हाथ में दर्द हुआ पर क्या करे, रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स देख के दर्द भूल जाती हैं बेचारी मम्मियां। फिर तीसरा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मैं एक बारी वहां गई, क्या ये राजस्थान में मंदिर है, हम लोग का होता है पांडुपौल महाराज, खाटू श्याम जी या कुछ भी समझ लो तुम अपनी भाषा में, वैसे पांडुपौल कहते हैं। वहां चूरमे की सवा मणि होती है, कुछ ऐसा होता है, मतलब मेरे घर वाले लेके गए। अरे बड़ी लंबी लाइन थी, बहुत ही लंबी। मैंने कहा कहाँ ले आए भाई? तो पता क्या देखा, इतने में कोई आर्मी लोग, आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं वो लोग को दूसरे गेट से ले जा रहे थे, वीआईपी गेट। उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ा, वो चले गए एकदम, ठीक है। तो वहां पापा की भी जान पहचान का कोई निकल गया, तो उसने हमें भी भेज दिया उससे, तो हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा, ठीक है। और हमने जल्दी दर्शन कर लिया। सेम यहाँ पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, क्या हंसने की बात है भाई? है पानी जा रहा है, ठीक है, ओवरलोडेड है, लाइन लगी हुई है, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा एक एटम। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? ये ऐसी होती है। अच्छा गैप तो होते नहीं, ऐसे होती है। देखो बता रही हूँ ना, जाएगा कहाँ से? इंसान नहीं है, वो है हाइड्रोफिलिक। एक नीचे होता है ये चिपके चिपके है। मैं इसका ना 3D डायग्राम भेज दूंगी तुम्हें, तो वो तुम्हें इजीली समझ में आएगा। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, वो कैसी होती है? वो पानी को तो जाने ही नहीं देती। देखा, नई बात पता चली ना। यहाँ पर ये लगे होते हैं, नहीं पानी को जाने देती है, मिनरल्स को नहीं जाने देती, मिनरल्स को नहीं जाने देती, ठीक है। ये क्या है? ये प्रोटीन है, इसको प्रोटीन बोलते हैं। हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि हमारी वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? लाइपोप्रोटीनस इन नेचर, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। उसका ये जो मैंने दिखाई ना, जैसे तुम आदमी समझ रहे हो, ये है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? वाटर लविंग। जैसे ही पानी आता है, वो तो उसका फेवरेट फूड बताया ना, वो कहती है आइए जी आप तो जा सकते हैं, आपके लिए तो फुल एंट्री है, ठीक है। लेकिन मिनरल अगर आया तो कहती है गो अवे, बाहर हो जाओ, तुम पसंद नहीं हो तुम मुझे, बिल्कुल भी नहीं जाने देगी उसे। तो उसके लिए क्या है, ये जो प्रोटीन है ना, यहाँ से एंट्री बनती है। दीज आर स्पेशल गेट्स जो उसमें प्रेजेंट है, उन स्पेशल गेट्स के थ्रू एंट्री हो रही है। दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। उस चीज की एंट्री नहीं है वहां से, पर एक फैसिलिटी दे दी। नहीं भाई ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं है, जरूरत है प्लांट को, लेकिन उसको पसंद नहीं है। जैसे लौकी की सब्जी जरूरत है तुम्हारी बॉडी को, पर तुम नहीं खाओगे, फिर मम्मी खिला देती है अपने हाथ से खाना, 2 बार डांट देती है, कहती है आज कुछ और नहीं मिलेगा, यही खाना है, बिकॉज इट इज एसेंशियल, इट इज रिक्वायर्ड, नेसेसरी है। तो ऐसे ही प्लांट को मिनरल्स चाहिए, नेसेसरी है, पता ही है तुम्हें उसकी ग्रोथ के लिए, अब वो नहीं लेना चाह रहा, तो फैसिलिटेटेड गेट्स बनाए, अलग अलग चैनल्स बनाए कि यहाँ से चला ही चला जाएगा मिनरल अंदर। तो ये होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तुम्हारी बुक में जो नॉर्मल ऑस्मोसिस दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट,
और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दो दे रखे हैं, फैसिलिटेटेड नहीं दे रखा। तुम में से किसी ने क्लास 11th में बायो लिया तो वहां तुम ये पढ़ोगे, पर तुमने तो अभी पढ़ लिया, देखो कितनी अच्छी बात होगी। चलो भाई, ये भी हो गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने 5 फैक्टर्स में से ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। अब क्या बचा, इनहिबिशन और टर्जिडिटी एंड प्लासिडिटी। अब पढ़ते हैं हम इनहिबिशन। व्हाट इज इनहिबिशन? एक कॉमन फिनोमिना, एग्जांपल से समझते हैं। एक कॉमन फिनोमिना देखा होगा, तुम लोग के घर का बाथरूम का डोर, अभी बाथरूम के डोर पे सबसे ज्यादा पानी गिरता है, गिरता है। अब तो वैसे आ गए ना वो प्लास्टिक और वैसे वैसे वाले, लेकिन अगर प्रॉपर लकड़ी का जो बनता था वो थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा टाइट हो जाता है, प्लाई फूल जाती है। या अब जो बारिशों का मौसम आएगा, इसमें अभी ऐसा होगा 3-4 दिन धूप ही नहीं निकलेगी, तो दरवाजे थोड़े टाइट होने शुरू हो जाते हैं घर के, मुश्किल से धक्का मार के खुलते हैं, और फिर जब बहुत गर्मियां आती हैं तो वापस से स्मूथली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये फिनोमिना उसने क्या किया, पानी एब्जॉर्ब कर लिया, दरवाजे की लक्कड़ ने जो पानी एब्जॉर्ब किया, दिस फिनोमिना इज नोन एज इनहिबिशन। अब तुम बोलोगे मैम यही बात तो ऑस्मोसिस में समझाई थी, तो फर्क क्या? ऑस्मोसिस में भी तो पानी एब्जॉर्ब ही किया था, एंडोऑस्मोसिस, तो एंडोऑस्मोसिस और इसमें फर्क क्या हुआ? देखो फर्क है, ये क्या है, ये सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। हमने एंडोऑस्मोसिस को समझने के लिए एग्जांपल लिया था रेजन का, फिर से लेते हैं, अपने रेजन पे आते हैं। ये मैंने पिचका हुआ सा रेजन डाल दिया। इस रेजन में एक चीज है, इसके बाहर भी तो ये होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, दोनों होंगी, पहले बाहर सेल वॉल होगी फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि रेजन इज अ टाइप ऑफ प्लांट सेल। तो क्या होगा, ये बाहर पानी बनाया हमने और ये पिचका हुआ है, कहां पर सेल फैट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रेजन के अंदर शुगर ज्यादा है, पानी कम है, तो क्या होगा, ये पानी अंदर जाएगा। पर ये पानी के लिए कौन पहले पानी लेगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, पहले पानी उसके थ्रू एंटर होगा। तो जब सेल वॉल के अक्रॉस ये पानी ऐसे आएगा, अब इस रेजन को थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं और फिर समझते हैं। ये रेजन मैंने ऐसे बना दिया, बाहर पानी है, ये पानी है, ठीक है। ये पानी आया तो यहाँ वॉल के क्रॉस हो जाएगा, आएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या कहलाया, इम्बिबिशन। और जब ये पानी यहाँ आ गया तो ये क्या कहलाया, एंडोऑस्मोसिस। समझ में आया अंतर क्या है दोनों का? सरफेस फिनोमिना, जब सरफेस के अंदर आता है तो इम्बिबिशन होता है, ठीक है। और जब वो पूरी उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट क्या मतलब किसी भी सेल के अंदर, यहाँ तो हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, सेल के अंदर फैल जाता है तो वो क्या कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस। दोनों अलग फिनोमिना है। इम्बिबिशन में बस उसकी सेल वॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर किस वजह से गया, एंडोऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। तो ये मेन फर्क है इम्बिबिशन और इम्बिबिशन में डेड भी हो सकता है, जैसे लकड़ी, दरवाजे का एग्जाम्पल दिया था, डेड वाले उसमें भी हो सकता है जो कभी लिविंग रहा होगा। और ये एंडोऑस्मोसिस वगैरह लिविंग, मतलब जैसे हमारे सेल्स, तुम्हारे सेल्स, ऐसे प्लांट के सेल्स जो जिंदा है उनके अंदर होता है। अंतर समझ में आया? एक और इसका इम्बिबिशन का यूज क्या है, देखो बुक से रीड करवाते हैं हम तुम्हें। कहाँ है इम्बिबिशन, ये रहा। अच्छा, इनका पहला इम्बिबिशन सरफेस अट्रैक्शन समझ में आया। जो तुम्हारी ये सेल्यूलोज होती है, ये प्रोटीन हाइड्रोफिलिक है, इनकी वाटर के लिए एफिनिटी वेरी स्ट्रॉन्ग है, तो ड्राई सीड्स में, वुडन डोर्स में ये इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये और क्या मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि जैसे हमने कोई भी क्रॉप लगाई, कैसे लगाते हैं, फार्मर लगाता है, उसका सीड डालता है ना, सीड डालता है ना अंदर, सीड के बाहर क्या है, सीड कोट है विच इज वेरी हार्ड कवरिंग। हम उसको मिट्टी में डाला, पानी डाल दिया, पानी ने क्या किया, अगर इम्बिबिशन नहीं होगी तो पानी कैसे जाएगा अंदर, सीड कोट सॉफ्ट ही नहीं होगा। इम्बिबिशन हुआ, सीड कोट सॉफ्ट हुआ, तो एंडोऑस्मोसिस चालू हुआ। अब वो सीड कोट सॉफ्ट हुआ तो जब वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट का मतलब वो प्लूमियल रेडिकल जब बाहर आते हैं, वो भी सीड कोट को, वरना वो धक्का मार रहे हैं बाहर हार्ड सीड कोट है, बाहर ही नहीं आएगा, मर गया सीड। जो सीड जर्मिनेट नहीं होते, रीजन यही होता है कि प्रॉपर पानी नहीं मिला या वो इम्बिबिशन करने में फेल हो गए, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इम्बिबिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन हो गया। अब क्या बचा, अब एक ऑस्मोसिस के लिए एग्जाम वो समझो, एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया है, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं बताया। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे 4 हो गए, क्या बचा? टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी करेंगे अभी, पहले एक्सपेरिमेंट पूरा करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? हमने क्या करा, एक बीकर लिया, ठीक है, ये मेरा बीकर आ गया, इसमें मैंने एक फिसल फनल लिया। फिसल फनल कैसा होता है? ऐसा होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने, या बायो वाला। ठीक है, ये फिसल फनल है, और इसमें मैंने लगा दी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है एनिमल ब्लैडर। हम एक्सपेरिमेंट कर तो सकती नहीं, क्योंकि एनिमल ब्लैडर कहां से लाऊंगी? क्लियर? जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ब्लैडर की स्किन लगी होती है यहाँ, वो होगी तुम्हारी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर तुम यहाँ कहो या एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं। अंडा छीला है कभी? बॉइल्ड एग खाते होंगे, है ना? जब हम अंडा छीलते हैं तो एक पन्नी पन्नी सी भी उतरती है ना, एग मेम्ब्रेन। जिन्होंने अंडा खाया होगा, खुद से छीला होगा, वो समझ जाए, वो एग मेम्ब्रेन होती है। ये हमारी वो है सेलेक्टिवली परमिएबल। मैंने यहाँ डाला पानी, पानी, और सपोज करो मैंने बोला तुम लोगों में से, सपोज करो वैष्णवी को बोला कि एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है, ये एक ग्लास है मेरा, इसको बनाना है मुझे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और आन्या को बोला जो वैष्णवी ने बनाया कॉन्सेंट्रेटेड, उससे अलग उतना ही ग्लास पानी एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, यानी कि डाइल्यूटेड बनाना है। क्या करोगे? क्या करोगे उसके लिए? पानी तो दे दिया भाई, ग्लास बता भी दिया, इतना सा ग्लास है, इसके अंदर पानी है, बस उसे कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है और एक को डाइल्यूटेड बनाना है। क्या करोगे? कोई और बता दो भाई। हमने चीनी ली, वैष्णवी ने क्या किया, 10 चम्मच चीनी डाल दी उसमें। आने ने कहा अच्छा 10 चम्मच डालिए, मैं 1 ही चम्मच डाल देती हूँ, तो मेरा डाइल्यूटेड हो गया। ठीक है, मतलब वाटर के कंपैरिजन में शुगर, ऐसा मैं अभी तक बोल रही थी वाटर कम मिनरल्स ज्यादा, अब यहाँ ऐसे कैसे दिखाएंगे? वाटर कम थोड़ी ना, हम तो एक ही ग्लास लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होगा, तो मैंने क्या किया, ये तो मेरा है इनिशियल लेवल ऑफ वाटर, यहां मेरा है 5% शुगर सोल्यूशन। ऐसा मान लो कि 5 चम्मच चीनी वाला, ठीक है, एक ग्लास में, और ये मेरा है 1% शुगर सोल्यूशन। इसे ऐसे समझ लो कि 1 चम्मच चीनी वाला है। तो कौन कॉन्सेंट्रेटेड है? कहाँ सेल सैप कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, कहाँ सेल सैप डाइल्यूटेड हुआ? अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर जाएगा, यानी कि ऐसे जाएगा, और प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंडोस्मोसिस। चलो भाई, बच्चों को ये बात समझ में आ गई फाइनली, आई समझ में? अब ये इनिशियल लेवल ऑफ वाटर कहाँ हो जाएगा? ये इनिशियल लेवल ऑफ वाटर यहां तक आ जाएगा, पानी जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ये हम समझ गए कि वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अब हमें क्या समझना है? ये तो हमने ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल समझ। अब अगर मैं इसकी जगह ये एनिमल ब्लैडर हटा के वो लगा दूं रबर शीट, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रबर शीट क्या है? सेमी परमिएबल है ही नहीं। रबर शीट करेगी नहीं कि सेलेक्टिवली पानी अंदर जाए या ये जाए, सब कुछ अंदर चला जाएगा। रबर शीट ऐसी होगी। तो जो ये लिखते हैं ना कि मतलब ऐसा मॉडिफाइड वर्जन, देखो बुक में दिया हुआ है, क्या बोला? हाँ, मुस्लिम क्लॉथ लिया या सेलोफेन लिया एज अ बैरियर, इस ब्लैडर को हटा दिया, पेज नंबर 43 तुम्हारी बुक में। ऑब्वियसली नो चेंज इन द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन, इसके फिसल फनल के अंदर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज दीज आर नॉट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ना तो रबर शीट सेमी परमिएबल है, ना सेलोफेन पेपर सेमी परमिएबल। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सिर्फ सेमी परमिएबल से भी हो, सेमी परमिएबल से ही होगा। स्कूल में तो नहीं कराते वैसे, तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं है, पर क्योंकि एनिमल ब्लैडर नहीं मिलता, तो हमें स्कूल की लैब में नहीं कराएंगे। ये कहाँ कराएंगे? जब तुम अगर बीएससी बायो ही करोगे तो वहां कॉलेज में करा, मतलब हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करा, एक बाहर से आया, आरव को बुला लेते हैं, ये आया आरव, यहाँ से देख रहा है भाई हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है?
तो उसने क्या कहा, अब उसके दिमाग में तो खुराफात है, मैंने आरब क्यों एग्जाम्पल लिया कि कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम रहती है हर चीज से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अच्छा ये पानी ऐसे जा रहा है तो मैं क्या करूं, इस पानी को रोक दूं अंदर आने से, मुझे रोकना है। कैसे आ रहा है भैया अंदर, बड़े मजे मजे में आ रहा है ना, ये तो कोई बात नहीं है, इस पानी को रोकना है। तो वो क्या करेगा, उसने पता क्या किया, स्मार्ट है भाई वो बच्चा, उसने क्या किया, एक पिस्टन लिया, ये पिस्टन है ऐसे, और उसने यहाँ से पिस्टन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब तो कोई जगह ही नहीं बची, पानी जाएगा ही नहीं। ये इनिशियल लेवल तक पिस्टन इंसर्ट किया, ऐसा नहीं है भाई नॉटी है, साथ में ब्रेनी भी है, उसने जो दिमाग में आया उसने पूरा किया। उसने क्या किया, पिस्टन इंसर्ट कर दिया इनिशियल लेवल तक, अब पानी को तो कोई जगह मिली नहीं, वो जा ही नहीं रहा, लेकिन पिस्टन जो उसने इंसर्ट किया ना, उसका हाथ आ रहा है, उसने उस पर प्रेशर भी लगाया, क्यों, क्योंकि अब नीचे पानी क्या करेगा भाई, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी की इच्छा क्या होगी, मुझे तो अंदर जाना है। ऊपर से पिस्टन लग गया, पानी जा नहीं जा रहा, फोर्स लगाएगा वो पानी के। मैंने तुम्हें ये एग्जाम्पल क्यों दिया, मुझे ये समझाना है कि पानी जो अंदर जा रहा है ना, वो फोर्स के साथ जा रहा है। अब ये पिस्टन लगते साथ, पहले तो हमें क्या लग रहा था, बस एक वो चाहिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पानी अंदर चला जाएगा, लेकिन अभी हमने क्या देखा, पिस्टन लगाते साथ यार हमारे हाथ पे तो धक्का आ रहा है, फोर्स आ रहा है, अब क्या करें। तो ये जो धक्का आ रहा है वो मैंने रोकने का धक्का नहीं है, अगर ये फोर्स के साथ नहीं आ रहा होता तो बस पिस्टन लगाना था, कहानी खत्म हो गई। मुझे क्या करना पड़ रहा है, पिस्टन के लिए फोर्स लगानी पड़ रही है कि वो इंसर्टेड रहे। वो फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है, इस वाली फोर्स को रोकने के लिए। तो यानी कि जब ऑस्मोसिस होता है तो वो ऑस्मोसिस एक प्रेशर के साथ होता है, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आई बात, तुम्हें कैसे समझाया गया होगा स्कूल में, तुम्हें ये समझाया होगा द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तुम्हें ये बताया गया होगा कि ये पिस्टन रखा, ये प्रेशर रोक रहा है, वो गलत चीज है। गलत चीज क्या, प्रेशर हम इसके लिए नहीं है, जो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तभी हमें उधर से फोर्स लगानी पड़ रही है। मतलब जब भी कभी ऑस्मोसिस हो रहा है, चाहे वो एंडो हो चाहे वो एक्सो हो, वो प्रेशर के साथ हो रहा है और उसको हमें रिवर्स करना है, तो हमें उसके इक्वलेंट फोर्स लगानी पड़ेगी, वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोसिस होने के लिए है, उसको रोकने के लिए भी हमें रिवर्सल उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इस चीज से, इस एक्सपेरिमेंट से तीन चीजें और निकल के आई। तीन चीजें क्या निकल के आई, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देखो आरव ने भी तुम्हें कुछ पढ़ा दिया भाई, डोंट अंडर एस्टिमेट, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं यहाँ, क्या होते हैं, पहला इज हाइपरटोनिक, दूसरा इज हाइपोटोनिक, तीसरा इज आइसोटोनिक। क्या होता है, देखो इसको याद करने के लिए पहले एक ट्रिक बता देती हूँ तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक टेस्ट ट्यूब ये डाली, एक टेस्ट ट्यूब ये डाली, एक टेस्ट ट्यूब ये डाली। भाई बुक से ज्यादा बोल रही हूँ मैं, बुक की जरूरत ही नहीं है, मुझे याद है चैप्टर, बस ये हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि पहले कुछ पढ़ा दिया बाद में कुछ पढ़ा दिया, लेकिन जरूरत नहीं है इस बुक की, ठीक है। इसमें मैंने एक रेजन डाला, इसमें भी डाला और इसमें भी डाला है। हाँ नहीं अभी रीजन बताऊंगी ना, मैं समझा रही हूँ। ये रीजन डालने के बाद अगर मैंने हाइपरटोनिक में डाला तो ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, और ये ऐसा ही रहा। मैं याद करने का बता रही हूँ, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने भी बहुत बार गलतियां करी है इसमें, पर एग्जाम में गलती ना हो। ये रेजन क्या हुआ, श्रिंक, आर आर, ठीक है। हाइपरटोनिक में श्रिंक ही होगा। क्यों श्रिंक हुआ होगा, रीजन तुम्हें तो ये पता चल गया ना, पानी कब अंदर जाता है पानी कब बाहर आता है, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा होगा, इसका कौन नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाँ ज्यादा रहा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहा होगा। कम में क्या होगा, यहाँ पानी कॉन्सेंट्रेशन नहीं, उल्टा बोल दिया, इसमें रेजन फूला हुआ है, पिचक गया, तो इसने अपने
हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का क्या मतलब है? वाटर कम और शुगर ज्यादा। और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम का क्या मतलब है कि वाटर ज्यादा और शुगर कम। तो क्या होगा? पिचक जाएगा। तो तुम हाइपरटोनिक को कैसे याद रखोगे? उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यानी कि उसमें सॉल्वेंट कम होगा। हाइपोटोनिक में आर नहीं है, देखो फूल गया, ये पिचका हुआ दिखाया था ऐसा शेप, फूल गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या था? वाटर कम था। यहाँ क्या है? वाटर ज्यादा है। तो हुआ क्या यहाँ पर? एंडो ऑस्मोसिस हुआ। और यहां पर क्या हुआ? एक्सोस्मोसिस। और यहां पर सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, नो ऑस्मोसिस। आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता। समझ में आ गई बात? हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, और आइसोटोनिक। आइसो माने सेम, टॉनिक माने कॉन्सेंट्रेशन। तो वो तो याद ही हो जाता है। बच्चे कंफ्यूज होता है हाइपर और हाइपो। क्या चीज होगी? एक श्रिंक करेगा, एक फूल जाएगा। श्रिंक में आर आता है, हाइपरटोनिक में आर आता है। किसी भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर हम कोई सा भी सेल डालेंगे, वो श्रिंक होगा ही होगा। अच्छा, श्रिंक क्या होता है? क्या होता है श्रिंक? पिचक जाता है, बस यही मतलब। मेरा एक सेल, बुक बंद कर दो जरा, बुक नहीं चाहिए, बुक नहीं चाहिए। मैंने अपने सेल का फोटो बनाया ऐसा। मेरा एक सेल है ऐसा, ये मैंने सेल का फोटो बनाया। ठीक है, ये वैक्यूल बनाया, ये न्यूक्लियस बनाया। मैंने इसको हाइपरटोनिक में डाल दिया, यहां डाल दिया हाइपरटोनिक। मुझे इस सेल का फेट बताओ कि ये कैसा दिखेगा। हाइपरटोनिक में फोटो बनाओ अपनी अपनी कॉपी में, बिना चीटिंग के। अरे तुम बनाओ ना, इसका फोटो बनाओ। कुछ सोच के ही दिया होगा मैंने सवाल, ऐसे तो दिया नहीं होगा। पिचक जाएगा से मेरा काम हो जाता तो मैं पिचक गया, तो ये तो तुम्हारे स्कूल वाले टीचर ने भी समझा दिया होगा। ऐसा मान ही नहीं सकती मैं। पिचकना वर्ड तो उसने भी बोला कि श्रिंक हो जाएगा, इतना तो उसने समझाया ही समझाया होगा। पर उसने ये बात समझाई या नहीं समझाई, जो समझनी जरूरी है वो जानना है मुझे। अरे भाई हाँ। क्या बनेगा ये? इसको हाइपरटोनिक में डाला, और ये कैसा दिखेगा मुझे हाइपरटोनिक में डालने के 2 घंटे बाद, वो चाहिए मुझे तुम लोगों से। जल्दी भाई, इतना टाइम नहीं है। बस तुम मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दो, कहीं ये बनाओ सुंदर और फलाना। सुंदर सुंदर नहीं चाहिए मुझे, मुझे मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए। तुम दिखाना जरा अपना सेट। पानी की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो देखना है, मुझे तो वो जानना है ना कि कितना समझे। पिचकने को क्या समझे तुम, वो जानना है बस। हाँ देख लो, चीटिंग कर लो। 4 आंखें हैं, 6 हो जाएंगी और कुछ दिन में चीटिंग कर करके। दिखा दो वहीं से, मैम के आगे तो डॉक्टर ने बड़ी सुंदर बना दी। चलो भाई, गलत जवाब। और क्या बनाया? गलत है, कुछ सही कुछ गलत। गलत। वही ना, श्रिंक का मतलब नहीं समझे। देखो बच्चा लोगों, ये सेल कैसा दिखेगा? ये सेल ऐसा दिखेगा। ये सेल था वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन था, और इसका वैक्यूल हो जाएगा ऐसा, इसका न्यूक्लियस हो जाएगा ऐसा, ये ऐसा दिखेगा। कैसे? क्या पिचकता है? अंदर का मैटर पिचकता है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन नहीं पिचकती है। वो वैसे ही रहेगी सेल वॉल। समझे? ये गलती कर दी तुमने। पिचकने का मतलब ये है। देखो, एक फोटो देखो जरा तुम।
पेज नंबर 48। ठीक है, ओरिजिनल क्या है देखो, सेल पिच का तुम्हारा बाहर का सेल वॉल कैसा रहा, जो बिल्कुल प्लाज्मोलाइज सेल है, एफ वाले में बिल्कुल पिच का हुआ सेल वॉल एज इट इज रहेगी। ठीक है, और ये जो ऊपर दिखा रखे हैं ए और बी डायग्राम, इसमें देखो ये ग्रीन ग्रीन सारा बाहर तक है, ऊपर जो गोले सर्कल में डायग्राम दिखा रखे हैं, और फिर वो कैसा हो गया, इतना हो गया पिचक के, कहीं सेल वॉल में कोई चेंज आया नहीं, ये याद रखना है, समझे। तो ये श्रंकन का मतलब सेल वॉल कभी श्रिंक नहीं करती है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन करेगी, सेल वॉल नहीं करेगी, उसको दिखाएंगे बिल्कुल सेल के साथ। तुमने बहुत ज्यादा गैप दिखा दिया, तो मतलब ये डायग्राम ही बनाने को आता है या लेबल करने को आता है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो गया। और ऑस्मोसिस कब तक होगा, जब तक कि दोनों जगह की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगी, तब तक ऑस्मोसिस कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही वो हाइपरटोनिक हो चाहे हाइपोटोनिक हो, जैसे ही वो आइसोटोनिक में बदला, ऑस्मोसिस होना बंद हो जाता है। अगर हमने रोक दिया पहले, जैसे इसने लगा दिया पिस्टन, तो वही अलग बात है। लेकिन अगर वो खुद से हो रहा है, तो वो तभी रुकेगा जब आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिनिश। नेक्स्ट, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। अब टर्जिडिटी क्या होती है, टर्जिडिटी क्या होती है, एक बड़ा ही सिंपल सा फिनोमिना है कि जो प्लांट है, प्लांट को पानी चाहिए, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि उसको पानी चाहिए। पानी आया अंदर किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस, या बोल लो एंडोऑस्मोसिस से आ गया पानी अंदर। पानी ने अंदर प्रेशर लगाया, जैसे रूट में अगर लगा वो प्रेशर, मैंने बताया था ना कि रूट में पानी भर भर के उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको और नहीं चाहिए, तो उसने क्या करा, उस पानी को ऊपर धक्का मार दिया। ऐसे ही प्लांट की लीफें वो कैसी होती है, ऐसी होती है। अभी अगर पूरी भरी हुई है, तो ये बीच का वो है स्टेम, और ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, बड़ी हैप्पी है। ठीक है, अब अगर इसको पानी ना मिले, ये कैसे हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगी, ड्रूप हो जाएंगी। ठीक है, देखा होगा गर्मियों में शाम के टाइम देखो पॉट्स बेचारे ऐसे होते हैं, जैसे तुम स्कूल से आके, हाँ मैं थक गया, मैं भी थक गई हूँ, बहुत सारा बोल दिया मैंने, थक गई हूँ। ठीक है, ये वाला वाइंड अप करते हैं, फिर खत्म करेंगे। तो लीफ ऐसी हो जाती है। तो पहली चीज टर्जिडिटी क्या है, वो पानी एब्जॉर्ब करा, भर भर के पानी एब्जॉर्ब कर लिया उसने, अपना पूरा लीफ में भी दे दिया, तो ये टर्जिडिटी है। टर्जिडिटी का फायदा क्या, मेंटेन्स शेप, गिव्स रिजिडिटी, रिजिडिटी दी, लीफ ऐसे खड़ी थी नहीं थी तो। ठीक है, दूसरा एक चीज होती है, जैसे ये लीफ है हमारी, यहाँ से ये लीफ निकल के आई। ठीक है, इस लीफ की यहाँ सरफेस पे क्या है, वो है, ये क्या बनाया मैंने, स्टोमेटा बनाया। स्टोमेटा में ये क्या है, गार्ड सेल, ये क्या है बीच का होल, स्टोमेटल पोर, और इस पूरे को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ऐसे यहाँ बॉटम सरफेस पे यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। अब ये जो टर्जिडिटी है ना, ये स्टोमेटा की फंक्शनिंग में भी हेल्प करती है। अगर ये टर्जिडिटी ना हो ना, तो ये स्टोमेटा, देखो स्टोमेटा को समझो ऐसे, ये है बंद स्टोमेटा, ये खुला स्टोमेटा है, मतलब मुझे ये पोर दिख रहा है। ठीक है, अब क्या है कि सपोज करो ये खुला कैसे, कि हमने पानी दिया, ये गार्ड सेल फूलने शुरू हो गए, बल्ज हो गए, भारी हो गए, और ये ऐसे खुल गए। तो अगर टर्जिडिटी होगी तो पोर दिखाई देगा, तो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी होगा, CO2 भी आ सकती है, O2 भी जा सकती है, O2 आ सकती है, CO2 जा सकती है, सब कुछ होगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहां से आ गया, ट्रांसपिरेशन अलग है, हाँ ट्रांसपिरेशन भी होगा, पर अभी मैं गैसेस होगा, ट्रांसपिरेशन भी होगा, सही कह रहा है। ठीक है, और अगर टर्जिडिटी नहीं है, तो ये स्टोमेटा ऐसे बंद हो गया, तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब प्लांट को जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगा। पानी ज्यादा हो गया, वो एक्स्ट्रा पानी को बाहर भी नहीं निकाल पाएगा, विल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा बेचारा। सोचो टर्जिडिटी देखने में कितनी छोटी सी चीज है, पर पूरे प्लांट को जिंदा रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम कर रही है। ठीक है, अब ये टर्जिडिटी में इस चीज को समझो, जैसे एक सेल बनाया मैंने, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल ही बना लेते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये एक सेल बनाया, इसने पानी लिया, ये पानी यहाँ आ गया ऐसे। ठीक है, इनहिबिशन हुआ, पानी सरफेस पे आ गया। अब ये पानी क्या करेगा, ये बाहर की तरफ भी तो प्रेशर लगाएगा,
जैसे बलून का एग्जांपल लिया था, एयर भरी और एयर भरते गए तो वो टूटा क्यों? क्योंकि वो एयर उसकी वॉल्स पे धक्का मार रही है। ये पानी है, ये पानी क्या है? लिक्विड है, एक जगह बैठा नहीं रहेगा। देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बैठे ही रहते हैं या लेटे ही रहते हैं, क्या होते हैं वो? सॉलिड। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तुम देखो अपने छोटे बहन भाइयों को देखो या घर में है ना, केशव की छोटी बहन है, वो बैठती नहीं एक सेकंड को भी, एक्टिव है ना, इसे सुपर एक्टिव कहते हैं। केशव से पूछना, केशव बहुत परेशान है, बैठ जा भाई थोड़ी देर तो बैठ जा। और केशव की मम्मी किस बात से परेशान है? एक बैठा ही रहता है और एक कूदता ही रहता है, वो किस बात से परेशान है? तो एक तो है कैसा, सॉलिड स्टेट वाला, और एक कैसा है ये, जैसे जो पानी आया ना, ले लिया पानी, मिल गया सेल को पानी, मगर चैन नहीं है। उसका काम क्या है? वो तो घूमेगा ही, इधर घूमेगा उधर घूमेगा उधर घूमेगा, और घूमने को, अब ये घूमा तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सभ्य बच्चों की तरह, ये इधर से इधर आ गया, ये इधर से इधर आ गया, ये इधर से इधर आ गया, ऐसा नहीं होता। जैसे तुम लोग को यहाँ छोड़ के चलो तो दीवारें गिरने का डर हो जाता है मुझे अपने घर की। क्या करेगा ये? यहाँ से यहाँ आएगा, धक्का मारेगा, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया। जो इनका घूमना है उसे हम धक्के से कंपेयर कर सकते हैं। अब ये धक्का अंदर की तरफ भी लग सकता है, ये धक्का बाहर की तरफ भी लग सकता है। हाँ, ये बाहर की तरफ ज्यादा लगता है। मतलब जो टर्जिडिटी हुई, टर्जिडिटी मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लेकिन वो पानी ने इंटर्न क्या लगाया? एक धक्का लगाया। दैट धक्का इज कॉल्ड, मतलब अगर मैं वापस से सेल बनाऊं और ये पानी है, ये पानी एब्जॉर्ब किया, तो ये इतने एहसान फरामोश बच्चे हैं ना कि इन्होंने क्या किया, पहले तो पानी लिया और फिर उसी 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 मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ धक्का लगाया। दिस प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। रूट में ये फिनोमिना हुआ था तो हमने क्या कहा था उसे? रूट प्रेशर। किसी और सेल के अंदर हो रहा है रूट के अलावा तो ये क्या कहलाया? टर्गर प्रेशर। कितना आसान चैप्टर है, एकदम सब कुछ मक्खन की तरह समझ में आता है। ठीक है, टर्गर प्रेशर, तो ये बैलेंस स्टेट में, दिस इज कॉल्ड टर्जेट सेल। और ये जब पिचक जाता है, इसी सेल को मैंने बहुत शैतानी कर रहे हैं, डाल दो हाइपरटोनिक में। तुम लोगों के केस में दिया मम्मी ने चाटा, बहुत उछला कूदी हो गई है, तो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, चाहे थोड़ी देर रोएगा धोएगा, एक जगह बैठ के रोएगा, तब नहीं नाच नाच के रोएगा, तब कूद कूद के नहीं रोएगा, तब वो बस एक ही जगह बैठा रहेगा और रोएगा कि हाँ भाई जब तक पापा को नहीं कंप्लेन कर दी, दादी को नहीं कंप्लेन कर दी, मम्मी ने मार दिया डांट दिया वॉट एवर, तब तक शांति नहीं आएगी उसको। ठीक है, तब ये फ्लैसिड कंडीशन हो जाती है। तो हम टर्जिडिटी भी समझ गए। और सेल कंटेंट, जो सेल ने अंदर लगाया, ये तो सेल ने, जो सेल के कंटेंट ने, पानी तो अंदर सेल सैप का ही पार्ट हो गया ना, इस सेल सैप ने जो बाहर लगाया था दैट इज टर्गर प्रेशर। और बाहर से जो धक्का लग रहा है, अब ये वॉल भी तो कहेगी, नहीं तो ये वॉल फट जाएगी ना, अगर ये वॉल कोई भी रेजिस्टेंस एक्सर्ट नहीं करेगी तो ये वॉल फट जाएगी। तो वॉल एक प्रेशर अंदर की तरफ लगाती है, दैट इज नोन एज वॉल प्रेशर। तो कौन कौन से प्रेशर पढ़ लिए? रूट प्रेशर, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। अब इस टर्गर प्रेशर पे एक और चीज है इंपॉर्टेंट सी, वो क्या है? एक पौधा सुना होगा तुमने, छुई मुई प्लांट। छुई मुई सुना है? मिमोसा फिडिशा, उसका नाम है बोटानिकल नेम। बड़ा मजा आता है उससे खेलने में, ऐसे छुआ लीव ड्रूप हो जाती है। ठीक है, नास्टिक मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट, शायद अभी इसमें आएगा, हाँ 10th में ही है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, उसमें भी आएगा, 9th में भी पढ़ा था हमने। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हमने छुआ ऐसे हो जाता है, वो ऐसे की बजाय लीव्स ऐसे फोल्ड हो जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? समझो उसे। देखो ये है उसकी लीव, ये है, यहाँ पर एक ये फूला सा हिस्सा होता है, मैं जूम करके बना रही हूँ, मतलब मुझे तुम्हें समझाना है, बुक में तो बस नॉर्मल पौधा दिया होगा, ये दिया हुआ है फिगर 4.12, और यहाँ से एक लीफ ये निकल के आ रही है और एक लीफ ये निकल के आ रही है। ठीक है, ये है पिटियोल। अरे भाई ये देख लो, बुक का डायग्राम होता तो मैं वहीं से ही समझा देती। पल्विनाए इसको बोलते हैं, जो ये सोलन पोर्शन है पल्विनाए, वहां तो दिखेगा भी नहीं। ये है प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? पल्विनस। तो कंफ्यूज मत होना, हमारी बुक में पल्विनस होगा तो मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं, मैंने दो दिखाए हैं दो लीफ में तो मैंने इसलिए पल्विनाए लिखा था। ठीक है, ये लीफ है, कैसी है? फुली टर्जेड। ठीक है, अब अपना खुराफाती बच्चा ले लेते हैं। कौन कौन खुराफाती बच्चा?
उसने कहा भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, मैंने ऐसा सुना कि छुई मुई का पौधा है, छुएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा सोच लो कृष्णम आ गया। उसने कहा भाई बड़ी अच्छी साइंस पढ़ रहे हैं, मुझे ये सब पढ़ने को मिलता नहीं। ये कृष्णम की आई उंगली, ये आई कृष्णम की उंगली, अरे ऐसी तो होती है, इससे अच्छा बनाया, ठीक है। उसने इसको छू दिया, टच करा, होगा क्या टच करने से, हमारे हाथ से हीट आएगी, वो हीट इसको मिली, ये बेचारा बहुत छोटू सा होता है, बहुत छोटू सा, ऐसा मत सोचना मैंने इतना बड़ा बना दिया, वो हीट गई इसके अंदर, तो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ था वो क्या हो गया, इवेपोरेट, चला गया। पानी चला गया तो क्या होगा, टर्जिडिटी खत्म, तो लीव कैसे हो गई, ऐसे फोल्ड हो गई, ठीक है। तो वो एकदम छूते साफ, क्योंकि बहुत छोटा सा है, बहुत कम पानी है, हमारी बॉडी की हीट ज्यादा है, अब ऐसे हमने छुआ तो हुआ, या बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी वो ऐसे ही होता है, सन से आ रही है गर्मी, गर्मी ने क्या करा, जो पल्विनाए में पानी होता है उसको खत्म कर दिया, इवेपोरेट कर दिया, ट्रांसपायर कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, टर्जिडिटी जैसे ही खत्म, जो नीड समझाई थी ऐसे होती है, वो कैसे हो गई, ऐसे हो गई। इतनी आसान बात थी। हाँ हाँ, जैसे ही पानी 10 मिनट में ये रूट प्रेशर अंदर, पानी तो हमने वो अपना एक पाइप स्ट्रॉ लगा रखा था ना बड़ा सा, उससे आया, तो फिर टर्गर प्रेशर मेंटेन हुआ, पानी के आते साथ क्या लगा ऐसे वॉल पे, टर्बो प्रेशर, प्रेशर नहीं बोलेंगे बेटा जी, अब तो टर्म्स बोलेंगे, नहीं लिखी कीवर्ड्स। तो -12 -12 -12 3 में से मिला हमें खाली आधा नंबर, याद तो हमने सब किया था पर नंबर नहीं ले पाए, क्योंकि प्रेशर लिखा टर्गर भूल गए, इसलिए कट गए नंबर। तो ये टर्गर प्रेशर जब हमने छुआ, हाँ जी बोलो जी, अगर क्या बैठा है, इंसेक्ट की हीट होनी चाहिए इसकी, बड़ा सा हो तो होगी, छोटा सा हुआ तो नहीं होगी, ठीक है। कहानी क्या हो रही है कि टर्गर प्रेशर को हम खत्म कर रहे हैं, टर्गर प्रेशर कैसे खत्म होगा, वहां का पानी हट जाए, वहां का पानी कैसे हटेगा, या तो हमसे काट के निकाल दें, वो हम कर नहीं रहे, हम तो प्यार से छू रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी हीट से, समझ में आ गया, टच मी नॉट प्लांट क्यों मुरझाता है, तो बंद करो, थक गई हूँ मैं, ठीक है।